अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम वही है जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और आज आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है कि आज हमारे साथ हम सर साथ को लूप में नहीं रख रहे। आज हमारे साथ जाफ़र साहब भी अपनी माहिराना एक्सपर्टीज़ से हमारी मदद करेंगे। जाफ़र साहब, आपको कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में आके? 3 प्रोग्राम आप पहले ही कर चुके हैं, आज कैसा लग रहा है आपको? मिस, मुझे हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना और ये बातचीत करना और ये कम्युनिकेशन पे बातचीत करना और अपनी सारी नाज़रीन जो व्यूवर्स देखते हैं और वो सारी लर्निंग के प्रोसेस में मेरी तरह उन सब से बातचीत करना मुझे हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम को बहुत इंजॉय करता हूँ मैं और आई एम एंजॉयिंग इट। बिल्कुल, और हमें फ़ीडबैक भी बहुत अच्छा आता है और बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं और ज़िंदगी में आसानियाँ भी पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और हवाला देना चाहूँगी कि कुछ लोग हमें अपने ऐसे कमेंट्स भी भेजते हैं जिसमें वो हमारी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की तरफ भी हमसे बात करते हैं, तो मैं उनको भी वैलिडेट करूँगी, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी कि वो हमें एक ऐसा स्पार्क देते हैं जिसकी वजह से हम डे बाय डे अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ कि हम जिन रेफरेंसेस को आपके सामने यहाँ पे पेश करते हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं। हम जिन बुक्स को हम फॉलो कर रहे हैं वो एक ख़ास स्ट्रक्चर के ऊपर है जिसके तहत हम आपसे बात करते हैं। और मुझे यकीन है कि जो चीज़ें हम आप तक पहुँचा रहे हैं, अगर आप उनको एज़ इट इज़ फॉलो करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, बेहतरी की तरफ आएंगी। इसी सिलसिले की एक और कड़ी है। आज भी बड़े शानदार मौजू के साथ हम आपके साथ सामने यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि ये एटीट्यूड क्या होता है। सर, बड़ा मैंने नाम सुना है कि लोग कहते हैं जी बड़ा एटीट्यूड है फ़लाँ शख्स का, या हमें बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। अब इनफैक्ट ये एटीट्यूड है क्या, जिसे हम उर्दू में रुझान भी कहते हैं। ये है क्या, और ये डिटेल में हमें ज़रा बताएं कि पहले तो इसकी तशरीह करें और आगे आगे हम फिर बात करेंगे कि ये आता कहाँ से है जो इतना ज़्यादा होता है। निश्चित हमेशा की तरह आपका जो टॉपिक होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं। जब हम वैलिडेशन की या कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन को पीछे से जो ऑपरेट किया जा रहा होता है हमारे थॉट से, हमारे बिलीफ से, वो बिलीफ्स और थॉट्स हमारे एटीट्यूड से मिलते जुलते हैं। अभी मैं एटीट्यूड को भी डिफ़ाइन करता हूँ, लेकिन वैलिडेशन और कम्युनिकेशन में एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे एटीट्यूड हमारी लाइफ में हर जगह भी इंपॉर्टेंस रखता है। हम अक्सर कहते सुनते हैं कि वो एटीट्यूड बड़ा हाई है, उसका एटीट्यूड इस तरह से, एटीट्यूड इस तरह से है। तो सम टाइम एटीट्यूड की टर्म को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि लोग कभी ज़रूरी नहीं भी समझते, बहुत सारे लोग समझते भी हैं। जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो एटीट्यूड को डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि एटीट्यूड हमारा एक रुझान होता है, हमारी टेंडेंसी होती है, हमारा एक तरीक़ाकार होता है किसी भी चीज़ के ऊपर रद्द अमल देने का। वो हमारे बिलीफ्स भी हो सकते हैं, वो हमारे बिहेवियर भी होते हैं, वो हमारे थॉट और हमारा एक प्रोसेस भी होता है, एक प्रॉपर हमारा पैराडाइम पीछे हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है किसी चीज़ को लेके, जिसकी वजह से कोई एटीट्यूड हम डेवलप कर पाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी आपको। एटीट्यूड बिल्कुल इस तरह से है जैसे आप कहीं वॉक करने जा रहे हैं या अपने घर में से किसी जगह में से बैठे हैं, वहाँ पे 2-4 मेहमान आए हैं, ऐसे कज़न्स हैं जो स्मोक करते हैं और उन्होंने स्मोक करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने स्मोक स्टार्ट किया है तो अब अगर मेहमान होने के नाते आप उनसे ये नहीं कह सकती कि आप ज़रा उठ के बाहर चले जाएं, आप खुद उठ के वहाँ से चले जाएं। हाँ, बिल्कुल। अब ये जो आपने उस पर अपना एक बिहेवियर शो किया, इट इज़ योर एटीट्यूड। ये आपका एटीट्यूड है कि स्मोकिंग को मैं लाइक नहीं करती, क्योंकि आपका जो आपकी एजुकेशन है या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है या आपका जो रुझान है वो स्मोकिंग की तरफ नहीं है। बिल्कुल। तो आप फिर उसे अगर निगेट नहीं कर पाते, किसी और को मना नहीं कर पाते, तो आप खुद उससे थोड़ा सा डिस्टेंस जो क्रिएट करते हैं, ये आपका एटीट्यूड होता है। बिल्कुल, एटीट्यूड कोई भी अगर हमें स्टिमुलस मिलता है, कोई भी हमसे बातचीत करता है, कोई इवेंट हम जाते हुए ट्रैफिक में अटक जाते हैं, अब वहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, वहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या होता है,
हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या होता है। तो ये जो हमारा रिएक्शन होता है, जो हम एक ऑटोमेटिक वे में किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्ड करने का जो हमारा रुझान है, ये एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड है, बिल्कुल बड़े शानदार तरीके से आपने बताया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो ये भी मैं हमारे नाजरीन को इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि जहाँ कहीं हमें ये नज़र आता है कि किसी शख्स का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है या ओवर रिएक्ट वो करता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर उसके पीछे उसके बिलीफ सिस्टम जो है, या उसकी प्रीवियस लर्निंग या उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस उस चीज़ के साथ कोई इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही रिजिड वे में अपना एटीट्यूड शो कर रहा होता है। बिल्कुल, ये एटीट्यूड हमारा, जैसे अभी आपने बात की कि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। जैसे कोई एक मौका है, उसमें हमने एक रद्द-ए-अमल पेश किया है और उससे हमें अच्छे खातिर खा नताइज मिले हैं। जैसे घर में कोई बातचीत कर रहा है और एक पर्सन वहाँ से उठ के चला जाता है या नाराज़गी को जाहिर करता है, नाराज़गी की वजह से दूसरा पर्सन दब के उस बात को और तरीके से ऑपरेट करता है जैसे कि दूसरा पर्सन सुनना चाह रहा है। तो अब एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव डेवलप हो गया, एंगर वाला हो गया। अब दोबारा जब भी उन्होंने कोई ऐसी बात मनवानी होगी तो वो अपना वही एटीट्यूड, जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो उनके नतीजे में वो जो उनका रिस्पॉन्स होगा वो अग्रेशन वाला होगा, बिल्कुल वो नेगेटिव होगा। तो जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, बार बार जो हमारे तजर्बात हमने किए होते हैं, उनसे हम अनकॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को सीखते रहते हैं, हमें लगता है कि चीज़ें इस तरह से ऑपरेट होगी, तो हमारा एक ख़ास तरीकाकार बन जाता है किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने का। दैट्स एटीट्यूड। बिल्कुल, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर और ज़रा आपको क्लियर होके कोई मिसाल देना चाहूँ तो हमारे कुछ बिलीव्स बन जाते हैं। एक दफ़ा के एक्सपीरियंस या दो दफ़ा इत्तेफाक से वही एक्सपीरियंस हम दोहराएं तो वो हमारा एक बिलीफ बन जाता है। जैसे हम अगर देखें तो हम सपोज़ मैं पुलिस डिपार्टमेंट की मिसाल आपको यहाँ देती हूँ, क्योंकि एक बड़ा ही स्टीरियोटाइप है उस डिपार्टमेंट के बारे में। सो अगर हमारा एक या दो एक्सपीरियंसेस उनके साथ अच्छे या बुरे हो जाएं, सपोज़ बुरे हो जाएं, तो हम तीसरी मरतबा जब वहाँ जाएंगे तो उससे पहले ही प्रोएक्टिवली हमारे जहन में ये चल रहा होगा कि फिर इनके साथ हम उसी वे में डील करें, या हमारा एटीट्यूड वहाँ पे फिर क्या होना चाहिए। हालांकि ज़रूरी नहीं कि आपके साथ फिर वही चीज़ें बार बार दोहराई जाएं। बिल्कुल। और हम फिर क्या करते हैं, हम तजर्बा करना भी छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ कोई ना कोई हम रिजिड बिलीफ जो है वो डेवलप कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको जाफ़र साहब अपना ज़ाती सा एक एक्सपीरियंस बताऊं, आपको बड़ी शायद हैरत हो, क्योंकि जब भी मैं किसी के साथ इस चीज़ को शेयर करती हूँ तो लोग बड़े हैरत में आ जाते हैं कि क्या बात कह रही हैं। पुलिस वालों के साथ मेरा ज़ाती तौर पे जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही पॉजिटिव है। जब भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम में भी मैंने कभी पुलिस से मदद मांगी तो एक्यूरेट मदद जो है वो मिली है। कभी उन्होंने मैंने कभी किसी पुलिस वाले को ये नहीं देखा कि उन्होंने कोई बेजा फेवर दी है किसी को या कोई रिश्वत ली है। ये ऐसा होता है कि हम बिफोर टाइम हम कुछ चीज़ों को पहले से बना के चल रहे होते हैं, कोई माइंडसेट हमने बनाया होता है जिसके तहत हमें लगता है कि ये हम जब वहाँ जाएंगे तो चीज़ें ऐसे ही ऑपरेट हो रही होंगी, ऐसे ही हो रहा होगा। हालांकि चीज़ें यूनिफॉर्मिटी में नहीं होती समटाइम। जब हम पहले से अजम्पशन बना लेते हैं या पहले से हम जज कर लेते हैं कि चीज़ें इस तरह से होंगी क्योंकि हमारा एटीट्यूड इस तरह से है, हमारे बिलीव्स इस तरह से हैं, हमारे स्कीमाज इस तरह से डेवलप स्कीमाज होते हैं कि जो हमारे पीछे सीखे हुए बिलीव्स होते हैं जिनके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ को, हमारे स्कीमाज ऐसे डेवलप हो जाते हैं तो फिर जाके जब दूसरे लोग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं चाहे वो पॉजिटिव वे में कर रहे हों लेकिन हम उन्हें अपने स्कीमास के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि नेगेटिव है। हाँ, हमारी डेफिनेशंस वही होती हैं कि नहीं ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ ऐसा चाह रहे हैं या ये ऐसा कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम अगर एटीट्यूड की बात करेंगे, रिजिडिटी की बात करेंगे कि हम जो एटीट्यूड बना लेते हैं हम उस पर रिजिड हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें फिर फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात करनी चाहिए कि हमें फिर एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी उन कैपेसिटीज़ को समझना चाहिए कि हम एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर डील करें तो फिर हमारे ओल्ड स्कीमा जो भी हों हम बड़े हेल्दी वे में लोगों के साथ डील कर सकते हैं। लाइफ इज़ डेवलपमेंटल लाइन, यहाँ पे मैं एक ये सेंटेंस कोट करूँगा, एक बहुत ही मशहूर माहिरीन नफ्सियात हैं
उनकी तो लाइफ इज़ डेवलपमेंटल लाइन। इसका मतलब ये है कि सारी ज़िंदगी हम आगे बढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं। तो एटीट्यूड भी हम अपनी लाइफ में जो सीख लेते हैं, बिलीव्स बना लेते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है वक्त के साथ साथ बदलने की। ये बिल्कुल इसी तरह से एक प्रोसेस है जैसे हम बचपन में एक ख़ास किस्म के कपड़े पहन रहे होती हैं, हमारी खुराकें ख़ास किस्म से होती है, हमारा बातचीत करने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है। इसी तरह जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, डेवलपमेंटल लाइन की तरफ जाते हैं फिजिकल लेवल पे, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे और लाइफ के हर एरिया में हमें ग्रो करने की ज़रूरत होती है। इसे और जैसे हम अपने कपड़े बदल देते हैं, हम वैसे कपड़े नहीं पहनते। शायद आप और मैं और सारे लोग यहाँ पे जितने भी हैं, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो इस किस्म की ड्रेसिंग बचपन में नहीं करते होंगे जैसी अब करते हैं। अब वो बातचीत वो इस तरह से नहीं करते होंगे जैसे बचपन में करती हैं। तो एटीट्यूड भी बिल्कुल एक बदली जाने वाली वक्त के साथ साथ बेहतरी लाने वाली चीज़ है कि हो सकता है पहले आप और तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, फिर आपको आइडिया हो गया हो कि ये कोई बेहतर तरीका नहीं है, चाहे इस पे मुझे रिइंफोर्स किया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके कोई खातिर खा नताइज नहीं निकल रहे, बिल्कुल नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ जा रहा है। तो ये एटीट्यूड को हम थ्रू आउट लाइफ अपने नॉलेज से, एक्सपीरियंसेस से बदलते रहते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि एक दफ़ा कोई रिजिड स्कीमा बन गया या कोई रिजिड एटीट्यूड डेवलप हो गया तो हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। ये एक ऐसी लर्निंग है, एक ऐसा स्किल है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे बड़ा अहम है जो मेरे जहन में आ रहा है कि इससे पहले कि हम एटीट्यूड को पॉजिटिव करने की तरफ या उन स्किल्स की बात करें कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू इसे हम डेवलप कर सकते हैं या इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा सकते हैं। मैं ये चाहूँगी कि एक मुझे आप कोई स्ट्रक्चर बताएं कि एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होती है, बनता कैसे है। ये मैंने एक रफ सा आइडिया तो दिया है कि बिलीव्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस या हमारी लर्निंग, हमारी एजुकेशन जो है वो फॉर्मेट कर देती है एक एटीट्यूड को, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि एक स्ट्रक्चर्ड वे मुझे बताएं कि किस तरह ये डेवलप हो जाता है। एटीट्यूड और स्कीमास हमारे बहुत बचपन में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम बच्चा सोशलाइज करना शुरू करता है, जैसे वो कोई 1 माह 2 माह की एज के बाद चीज़ों को पहचानना शुरू करता है, वो अपनी स्मेल से, सेंसेस से, तो हमारे एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब एक बहुत मशहूर माहिरीन नफ्सियात हैं जेन पियाजे, वो अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं कि प्योरली कोई 6 से 7 साल की एज तक हमारे एटीट्यूड प्रॉपर तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे 3-4 साल से तो हम सीख लेते हैं, स्कीमस बनना शुरू हो जाते हैं, अब हम चीज़ों की परसेप्शन बना लेते हैं, हमारे माइंड में उनका एक इमेज बन जाता है। लेकिन उसके बाद फिर हम सोशलाइज, जैसे बच्चा सोशलाइज करता है, घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, मोहल्ले में इर्द गिर्द के लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करता है, तो फिर वो लोगों को रिस्पॉन्ड करना सीखता है कि अब मैंने लोगों को सोशल लेवल पे रिस्पॉन्ड कैसे करना। हाँ, और जिन चीज़ों को रिइंफोर्समेंट मिलती है उसके वही रिस्पॉन्सेस जो हैं वो ज़्यादा यानी पुख्ता होने की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल, अब वो उनसे एक नतीजा निकालता है, अपने माइंड में कॉन्सिक्वेंस निकालता है कि यहाँ पे मैंने इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, यहाँ से मैंने इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। अब ये बच्चे की पर्सनल लेवल पे है। पर्सनल लेवल के अलावा जो बड़ी बड़ी बच्चे की स्कूलिंग्स होती हैं, वो पेरेंट्स होते हैं, वो घर का एनवायरनमेंट होता है, वो मीडिया होता है, वो हमारी सोसाइटी होती है, स्कूल होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, हमारे नेबर्स में जो लोग रह रहे होते हैं, वो सारे लोग आप मिल के कर रहे होते हैं। जैसे बच्चों को नहीं आइडिया होता कि कौन सी आंटी या कौन से अंकल किस तरह से और आपने बात उनसे कैसे करनी है, तो ये पेरेंट्स या घर में दूसरे बड़े उनको बता रहे होते हैं कि आपने इस तरह से इनसे बातचीत करनी है, तो उनके माइंड में एक इमेज बन जाता है। सही। बच्चों में एडियाटिक मेमोरी एक होती है, वो विजुअलाइजेशन से मुतालिक होती है, और वो बच्चों में ही होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे जैसे बच्चों की कॉग्निशन स्ट्रॉन्ग होती जाती है तो वो ग्रेजुअली फेड होती जाती है। उसमें होता है ये कि बच्चों को आप कोई भी स्टोरी सुनाएं तो बच्चे स्टोरी सुनते नहीं है, इमेजिनेशन में बिल्कुल विजुअलाइज कर रहे होते हैं। अगर आप भी अपने बचपन से रिलेट करें तो आपको भी याद होगा कि जब भी आप कोई स्टोरी बुक में से आपको कोई स्टोरी सुनाता था तो आपको एक इमेज डेवलप हो रहा होता था और विजुअलाइजेशन हो रही होती थी
कि वो इनफैक्ट क्या हो रहा होगा वहाँ पर। बिल्कुल, तो इस तरह बहुत सारे इमेजेस डेवलप हो जाती हैं और ये सिर्फ हम अपने लेवल से नहीं कर रहे होते, हमारे फैमिली वाले इर्द गिर्द के सारे लोग मिलके डेवलप कर रहे होते हैं। तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्पोर्टिव है, नॉन स्पोर्टिव है, जिस तरह से भी, तो एक बड़ा रोल हमारी सोशल लर्निंग का भी होता है। सोशल लर्निंग से हम ये सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये हमारा एटीट्यूड चेंज भी होता रहता है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक हवाला ज़रूर दूंगी। मैंने अभी हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था जो कि हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, जिसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ों का भी तज़किरा किया था कि कुछ चीज़ें बचपन में हमारे लिए वो काफ़ी फैसिनेटिंग होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि कुछ डिवाइसेस बच्चों के लिए बहुत कूल होती हैं, जबकि बड़ों के लिए उनका इमेज कुछ और होता है। जैसे अगर मैं मिसाल यहाँ पे देना चाहूँ तो व्हील चेयर को बच्चे बड़ी ही अच्छी नज़र से देखते हैं, बच्चों के लिए वो बड़ी कूल डिवाइस है, क्योंकि जब भी कोई व्हील चेयर पर बैठता है तो उसको बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है ना, उसको लिफ्ट में जगह मिल जाती है, उसको उसके लिए ट्रैक्स अलग बने हुए हैं, उसके लिए काफ़ी लोग रिस्पेक्टफुल होते हैं। लेकिन अगर आप किसी एडल्ट से पूछें तो व्हील चेयर अगर आप उसे ऑफ़र करें तो वो आपको क्या कहेगा? लिटरली हमारे कल्चर में काफ़ी बुरा माना जाता है कि अगर किसी को व्हील चेयर ऑफ़र की जाए, किसी बच्चे को ऑफ़र की जाए, तो वो बहुत खुश होता है कि मैं इस पे झूले लूँगा। बिल्कुल। लेकिन किसी एडल्ट को ऑफ़र की जाए तो वो समझता है कि ये मोहताजगी का कोई साइन है और मुझे शायद डिग्रेड करने के लिए मुझे ये चीज़ ऑफ़र की जा रही है। सो यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि बचपन से कैसे एटीट्यूड चेंज हुआ बिकॉज ऑफ जैसे जैसे आप एडल्ट होते गए, आपकी लर्निंग वास्ट होती गई, आपकी डेफिनेशंस चेंज होती गई और आपके बिलीव्स जो है वो चेंज हो गए, जिस पे कि सोसाइटी ने और आपके अपने एक्सपीरियंसेस ने बहुत गहरा असर डाला। और भी बहुत सारी मिसालें मैंने अपने उस आर्टिकल में ऐसी डिस्कस की हुई हैं जिसमें कि आप एक एटीट्यूड की फॉर्मेशन देख सकते हैं कि बचपन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके मीनिंग्स कुछ और होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी डेफिनेशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल, तो एटीट्यूड हमारे लाइफ में बदलते रहती हैं और जब हम खुद से डायग्नोज करना शुरू कर देते हैं, जैसे हम बच्चे 15-16 साल की एज में आके बहुत सारी चीज़ों को सोशल मिरर से ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। सोशल मिरर हमारा होता है कि दूसरे लोग हमें क्या बता रहे हैं और वो ऐसे लोग हैं जो वैलिड हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिन का ज़्यादा वक्त हमारे साथ गुजारते हैं, वो भी तो हमारे मतलब रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, या वो एक और फैक्टर है कि लोग क्या कहेंगे, यानी सोशल मिरर जो है वो वहीं अप्लाई होता है, अप्लाई होना शुरू हो जाता है जैसे ही हमारे जहन में ये फीलिंग्स डेवलप होती हैं कि हम जो भी करें इसके ऊपर लोग क्या कहेंगे हमें। बिल्कुल, तो उनसे भी हमें आइडिया हो रहा था और फिर हम उनसे भी अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहे होते हैं। तो एटीट्यूड प्रॉपर हमारे स्कीमा से अर्ली चाइल्डहुड से लेके हमारे बिहेवियर लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे, हमारी लर्निंग से, इन सारी चीज़ों से स्ट्रॉन्ग होते होते आता है। और इनमें से कुछ स्कीमास हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, कुछ स्कीमास ऐसे हैं जो फेड हो जाती हैं और कुछ स्कीमा जो एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करते हैं वो बाद में डेवलप हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में हम सुनते हैं कि हमारी इनसे अच्छी नहीं बनती, बहुत सारे और लोगों के हम सुनते हैं कि इनके साथ हमारी अच्छी नहीं बनती, कोई स्कूल कॉलेज अच्छा नहीं है उसके बारे में हम एक एटीट्यूड बना लेते हैं। तो कभी हम एक्सपीरियंस करें या ना करें तो वो एक इमेज हमारे माइंड में इन सारी चीज़ों के बारे में आता रहता है। यहाँ पे मुझे मुश्ताक यूसुफी साहब उर्दू के बहुत अच्छे राइटर हैं, उनका एक सेंटेंस याद आ गया, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे एक जानने वाले थे, वो सारी ज़िंदगी गुड़ खाए बिना गुड़ को बुरा भला कहते रहे। तो हमारे स्कीमास भी और हमारे एटीट्यूड भी ऐसे होते हैं कि कभी कभार हमने चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं भी किया होगा, लेकिन हम फिर भी क्योंकि हमें बताया गया कि वो इस तरह से चलती हैं तो हम सारी ज़िंदगी बुरा भला कहते हैं। जो नस्ल दर नस्ल तासुब है, जो प्रेजुडिस है, अगर मैं उसका जिक्र करूँ तो हम खुद इस चीज़ का शिकार हैं कि बहुत सारी नेशंस से, बहुत सारे मज़ाहिब से, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हमें भी डर लगता है, नफ़रत सी होती है। लेकिन अगर हम पर्सनल लेवल पे जाके उनसे कोई ताल्लुकात डेवलप करते हैं तो फिर हमें ये पता चलता है कि ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ये वो र्यूमर्स हैं या ये वो बिलीव्स हैं जो कि डेवलप करवाए गए हैं। जिसे हम सोशल मिरर की हम बात करें, सो ये डेवलप करवाए गए हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम लेके अपने साथ चलते हैं तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, यानी हमें एक तो नए नए एक्सपीरियंसेस करने की भी हमें एक
आदत डेवलप होती है और हम लाइफ को काफ़ी इंजॉय भी करते हैं इसके साथ। बिल्कुल। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से हमारे बिलीव्स और ये हमारे एटीट्यूड्स डेवलप होते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ, हम इनको एक्सपीरियंस करते रहते हैं। अब मेरे टाइम थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि एटीट्यूड नेगेटिव बात है या रखना पॉजिटिव बात है। एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जब भी आपको किसी चीज़ से नुकसान हो रहा हो, किसी काम के करने से या किसी पर्सन से या किसी चीज़ से आपको कोई इरिटेशन हो रही हो, किसी अनईज़ पे आप जा रहे हो, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर अपने एटीट्यूड को एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाफर साहब आपसे जो करने वाली हूँ वो इसी हवाले से होगा कि अगर कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, कोई एटीट्यूड नेगेटिव है, तो फिर कैसे उस पर काम करके उसे पॉजिटिव में चेंज किया जाए ताकि हम इजी लेवल पे जा सकें और हम अपने एक्सपीरियंसेस को वास्ट कर सकें, हम कर भी तो पाए ना वो काम। सो क्या करना चाहिए एटीट्यूड को पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करने में? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, जो कि अपने अंदर ही 2-3 और सवाल भी रखते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताता चलूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं और एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में वही कुछ हैं जो हमारा एटीट्यूड है। जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं हम अपनी लाइफ में वही हैं। अगर हम चीज़ों को हैप्पीली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं, सक्सेसफुल हैं। अगर हमारा एटीट्यूड लो है, सैड है, एंग्री है, हेट वाला है, रिजेंटमेंट वाला है, तो हम अपनी लाइफ में नेगेटिव हैं और लाइफ में डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए दुनिया को जो चीज़, जैसे जाफर साहब को दुनिया जिस नज़र से देख रही है, जो पार्ट आपका दुनिया को नज़र आ रहा है, वो सिर्फ आपका वो पार्ट है जिसमें आप एक्ट आउट कर रहे हैं। वेरी राइट, ठीक है ना। अब जो आपके अंदर चल रहा है, जो बिहाइंड द सीन चीज़ें हैं, जो जिन वजूहात की वजह से आप इस तरह इस स्पेसिफिक वे में एक्ट आउट कर रहे हैं, वो किसी को नहीं पता। सो आपकी पहचान, आपका वही एटीट्यूड है जो डिपिक्ट हो रहा है, जो नज़र आ रहा है। बिल्कुल। अब हम लर्निंग के थ्रू एटीट्यूड सीख रहे होते हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन पॉजिटिव होता बहुत ज़रूरी, एटीट्यूड होता बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद है कि मैं आपको सुनाता हूँ, जो एक बुक में मैंने पढ़ी और एटीट्यूड के बारे में बहुत शानदार मुझे लगी। सॉरी। एक पर्सन होते हैं, वो किसी पार्क या एक स्ट्रीट पार्क के पास होती है, वहाँ पे खड़े बैलून सेल करते हैं। ये हीलियम गैस फिल करके उनमें बैलून जो उड़ने वाले, हम भी बचपन में शायद इंजॉय करते हैं, इतने सारे लोग इंजॉय करते हैं, वो सेल कर रहे होते हैं। तो होता यूँ है कि दिन के किसी एक हिस्से में जब वो देखते हैं कि मेरी सेल कम हो गई है और बच्चे खरीदने कम आना शुरू हो गए हैं, या बच्चों की छुट्टी का टाइम है, तो उन्होंने मखसूस टाइम रखे होते हैं। उस टाइम पे होता है कि वो 1-2 कलर्ड बैलून फिल विद हीलियम गैस उनको छोड़ते हैं और वो ऊपर जाते हैं और बच्चों को इंडिकेशन हो जाती है कि यहाँ पे गुब्बारे वाला खड़ा, और हम जाके गुब्बारे खरीदना शुरू करते हैं, तो सेल दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है। सही। अब वो इस तरह से अपनी सेल कर रहे होते हैं और एक अपने सिस्टम को चला रहे होते हैं। और अब क्योंकि उन्होंने वो तो एडवर्टाइजमेंट की गर्ज से छोड़ने होते हैं, और वो रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ते हैं जो दूर से नजर आए, लाल, पीले, हरे, नीले। तो एक दिन वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा उनकी जैकेट को खींच रहा है। तो पीछे मुड़ के देखते हैं और बच्चे को देखते हैं। बच्चा उनसे बड़े मासूमाना अंदाज में पूछता है, उनसे पूछता है कि अंकल, क्या ये जो आपके पास ब्लैक बलून है ये भी उड़ता है? सही। अब बच्चे का इतना मासूम सवाल होता है और वो आगे से गुब्बारे वाला उसे बड़ा प्यारा जवाब देता है। वो कहता है कि बेटा, इट्स नॉट अबाउट कलर, ये रंगों से मुतालिक नहीं होता, ये तो उनसे मुतालिक है जो इनके अंदर है। तो जो चीज़ हमारे अंदर है, जो चीज़ हमारे माइंड में है, वो हमें हाइट पे लेके जाती है। इट्स नॉट अबाउट योर कलर, कि आप कैसे लग रहे हैं, कैसे नजर आते हैं, कहाँ से हैं। तो आप अपनी लाइफ में जिस मुकाम पे भी हैं, जिस हाइट पे भी हैं, वो आप अपने एटीट्यूड की वजह से। वैसे यहाँ पे मुझे कहना बनता है जाफर साहब कि आपके जो अंदर है, माशाल्लाह आपकी लर्निंग तो बड़ी वास्ट है और आप दुनिया को फ़ायदा दे रहे हैं आज इस पैनल पे बैठ के, लेकिन आज आप अच्छे भी बहुत लग रहे हैं। थैंक यू मिस। सो मैंने चाहा कि ये राइट पॉइंट है जिस पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू मिस। अगर गुब्बारे में हीलियम गैस और ऊपर से कलरफुल हो तो और भी ज़्यादा तो फिर और अच्छा लगता है। सही। सो नाजरीन, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। और आज मैं आपको ये बता दूँ कि हमने अपनी लास्ट वीडियो से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट किए हैं
और आज भी मैं आपको, और उन क्वेश्चंस का जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। और आज भी मैं आपको ये ऑफ़र करना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सवाल आपके जहन में है तो आप कमेंट्स की सूरत में हमें अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाह रहे तो आप इनबॉक्स में भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को ज़रूर एड्रेस करेंगे। और यकीनन हमारे लिए भी ये एक ग्रेट हेल्प होगी कि आप हमारे प्रोग्राम को किस वे में लेके जाना चाहते हैं, यानी आपकी वैलिडेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो आप कमेंट्स किया करें, सवाल भेजा करें, हम यकीनन जवाब देंगे। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब कोई मरीज़ होता है किसी भी क्रोनिक डिसऑर्डर के अंदर, क्रोनिक डिसऑर्डर से मेरी मुराद है कोई ऐसी बीमारी जो कि लाइफ लॉन्ग होती है, जैसे ड्रग एडिक्शन है, जैसे अल्कोहलिज्म है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, तो हमें लगता है कि सिर्फ एक ही फ़र्द इफ़ेक्ट कर डिजीज़ से डायरेक्टली। लेकिन जब हम शेडो ऑफ इलनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो मरीज़ जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है वो तो इफ़ेक्ट करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी की पूरी फैमिली भी अफेक्ट कर रही होती है। सही। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगी उन फैमिलीज़ का जो कि ड्रग एडिक्शन जैसे मसले से नहीं निपट रही, बल्कि कोई और मसाइल उनकी ज़िंदगी में हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हैं। जैसे कोई पैरालाइज्ड पेशेंट घर पे है अगर, तो उनकी ज़िंदगी में भी वही मसाइल आते हैं जो कि किसी ऐसी फैमिली को भुगतना पड़ते हैं जिनके घर में कोई प्यारा नशे का मरीज़ होता है। सही। कैसे कुछ ट्रिगर्स, कुछ लाइफ इवेंट्स, कुछ स्ट्रेसेस मूड और मिजाज में ख़राबी और बीमार रवैयों के पैदा होने का ज़रिया बन सकते हैं, इसमें कुछ हमें प्लीज़ आप बताइए। जी, मूड डिसऑर्डर्स, और अगर हम ख़ास तौर पे बात करें बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो ये एक, इसको ट्रिगर डिज़ीज़ भी कहा जाता है कि ये बेसिकली है तो ये जेनेटिक डिज़ीज़, और लेकिन ट्रिगर होती है कई दफ़ा होती तो जीन्स में है, लेकिन किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से या एक्सटर्नल इवेंट की वजह से ट्रिगर हो जाती है। और एक दफ़ा अगर ये बीमारी हो जाती है तो कई दफ़ा मैनेजमेंट के दौरान भी अगर कोई एक्सटर्नल लेवल पे या इंटरनल लेवल्स पे ऐसे ट्रिगर्स अगर का सामना मरीज़ को हो तो फिर से रीलैप्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं इस बीमारी में। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि एटीट्यूड होता क्या है और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या है, और जाफ़र साहब ने एक बड़ी ही शानदार मिसाल के साथ हमें ये समझाया कि जिस तरह हीलियम गैस जब बैलून के अंदर होती है तो वो उसको ऊपर लेके जाती है, इसी तरह उस गुब्बारे के अंदर जो कुछ होता है वो डिफ़ाइन करता है कि फिर ये गुब्बारा किस सतह पे जाएगा। इसी तरह इंसान का जो एटीट्यूड है वही डिफ़ाइन करता है कि वो इंसान नज़र कैसा आएगा और फिर वो इंसान तरक्की कितनी करेगा। सर, मैं एक सवाल आपसे इसी से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ, उसके बाद हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे कि आपने इतना अच्छा डिफ़ाइन किया है एटीट्यूड को और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को। सो कोई ऐसे ब्रीफ से कोई समरी सी हमें बता दें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड को डेवलप करने में हमारी मदद करते हैं, या कोई हमारा ओल्ड स्कीमा या ओल्ड एटीट्यूड हमें पता है कि नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं या डेवलप कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा बता दें, फिर हम इंशाल्लाह
अपने व्यूवर्स के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। मेंटल एटीट्यूड को नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के हवाले से, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करने के हवाले से जो सबसे पहली और बेसिक चीज़ है कि वो फोकस है आपका, कि आप फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं, कि आप फोकस नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे कर रहे हैं या पॉजिटिव पॉइंट पे कर रही हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम घर से निकलते हैं बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो हम ज़्यादातर वही चीज़ ख़रीद के वापस आते हैं जिसकी नीयत से हम निकलते हैं। जैसे अगर हम घर से सब्ज़ी ख़रीदने गए हैं तो हम सब्ज़ी ख़रीद के वापस आ जाते हैं। अगर घर से किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए, कपड़े ख़रीदने जाते हैं, जूते ख़रीदने जाते हैं, तो ज़्यादा चांस हम वही चीज़ें ख़रीद के वापस आएंगे। ये ऐसा नहीं होता कि घर से सब्ज़ी ख़रीदने गए हैं और वहाँ से आप ज़ेवरात ख़रीदने चले जाएँ, यानी आप एक फ़ोकस के तहत ही इतना सफ़र तय करते हैं और उस फोकस के तहत ही कोई काम करके तो घर वापस, चांसेस ज़्यादातर ये है। बिल्कुल, कोई एक आध चीज़ इसमें चांसेस से हट भी सकती है, लेकिन मोर देन 80% ऐसे ही होता है। अब हम अपनी लाइफ में, आप कहेंगे कि बड़ी एक हैरानकुन से मैं बात करने लगा हूँ, हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाते हैं वो सब वही पाते हैं जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। हम अपनी लाइफ में ऐसा और कुछ भी नहीं पाते जिसकी हम ख्वाहिश नहीं करते। साथ में ये भी ऐड करूँगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, जो नेगेटिव काम होते हैं हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने माइंड में उनके बारे में भी सोचते रहते हैं, और जो पॉजिटिव होते हैं हम उनके बारे में भी सोचते रहते हैं। और यहाँ पे प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है कि समटाइम ऐसे भी होता है कि आपको कोई पहली पेरेंट्स में पहली मुलाकात में कोई शख्स अच्छा ना लगे और बाद में चल के वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन भी बन जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो आपने उसको प्लेसिबो इफेक्ट दे दिया ना, कि आप उसे ख़राब समझते रहे और फिर एक दिन वो ख़राब बन भी गया। बिल्कुल। तो जो हम जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम वही चीज़ हासिल करते हैं, वही चीज़ गेन करते हैं। दूसरी बात पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए ये है कि आप अभी से काम करना शुरू कर दें, अभी से आप वो काम करना शुरू कर दें जो आपको हैप्पी रखते हैं, जो आपको पॉजिटिव रखते हैं। हम इंसानों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा चीज़ ये होती है कि जल्दी हम हर चीज़ के रिजल्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। फौरन हम जो भी काम करते हैं हमें लगता है कि फिर फौरन इसके रिजल्ट आ जाएं, अगर मैंने एक अच्छा काम किया तो फौरन से इसके रिजल्ट आ जाएं। हकीकत में ऐसा नहीं होता। जो नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं, जो फितरत के कानून हैं, वो इस तरह से हैं कि पहले हम फसल बोते हैं, फिर वो बढ़ती है, और फिर उसके बाद हम उसको काश्त करते हैं, और फिर उसके बाद लॉ ऑफ हार्वेस्ट के तहत ही तब्दीली वाक़ होती है, जिसमें कि हर चीज़ का कोई ना कोई वक्त मुकर्रर होता है। और इसमें भी आप देखें, अगर आप फसल बो देते हैं या उसको करने के काबिल भी हो जाते हैं, तो उसमें भी कुछ टाइमिंग्स होती हैं कि आप बोने के टाइम पे बोते ही हैं, बिल्कुल, और सींचने के टाइम पे सींचते ही हैं, और काटने का एक टाइम और ही होता है जिसमें कि आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू रीप आवर हार्वेस्ट। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात होती है कि इंसानी फितरत ये कहती है कि फ़ौरन से कोई काम, कोई क्विक फिक्स हमें मिल जाए और हमें कुछ ज़्यादा करना भी ना पड़े। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्विक फिक्स नहीं है। आप अपनी लाइफ में आज से ही, अभी से ही बल्कि ऐसे काम करने शुरू कर दें जो फ्यूचर में जाके आपको हैप्पीनेस दें। जैसे अगर आप बात बहुत गुस्से से करते हैं तो पोलाइट से करना शुरू कर दें। आप अपनी चीज़ों को अरेंज करना शुरू कर दें, आप वो काम करने बंद कर दें जिससे आपके इर्द गिर्द के लोग मुतासर होते हैं या उनको तकलीफ़ होती है या उनको दुख होता है। आप लोगों के साथ अपने रिलेशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक बार बात करेंगे तो वो फिर फॉर आपके साथ रिस्पेक्ट के साथ हो सकता है करना शुरू कर दें, हो सकता है ना करें। लेकिन ये है कि अगर आप लंबे अरसे तक इसी अमल को जारी रखेंगे तो फिर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि सारी चीज़ें आप इनके रिजल्ट्स को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। तो फिर फॉर चीज़ों को करना शुरू कर देना। अब एक तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो है शुक्र करने के हवाले से। हाँ, ये तो तीसरा ज़रूर है, लेकिन मैं अगर इसके वेटेज करूँ, यानी इसको तोलूँ किसी स्केल में, तो ये मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ है कि जब तक आप ग्रेटिट्यूड डेवलप नहीं करते अपने अंदर, यानी आप शुक्राना करने की आदत नहीं डालते, उस वक्त तक आपकी इर्द गिर्द की कोई चीज़ भी पॉजिटिव हो जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुक्र अदा करना, आप शुक्र अदा करने में अपनी पॉजिटिव चीज़ों को, नेमतों को याद करना, ना कि जो भी मुश्किलात आई हैं उनको याद करना। अब जब होता मोस्टली ऐसे है कि हम अपनी सोशल लर्निंग से या इर्द गिर्द से बहुत सारी नेगेटिविटी को सीख रहे होते हैं,
तो फिर जब हम एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ जाते हैं तो फिर फौर हमारे इर्द गिर्द लोग जिन्होंने हमें दुखी रखने का ठेका उठाया रखा होता है तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि नहीं ये भी तो बुरा हो गया, ये भी तो बुरा हो गया, महंगाई ऐसे आ गई, ये चीज़ें ऐसे आ गई। तो वो जो थोड़ा बहुत खुश रहने की हम कोशिश करते हैं वो भी खुश नहीं रहने देते। तो जब शुक्र अदा करने हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदा की नेमतें आपके पास, जो आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, आप उनको दिन में बार बार याद करें। बिल्कुल, वो बड़ा मशहूर किस्सा है कि वो एक बादशाह के मुलाजिम को बादशाह ऑब्जर्व कर रहा था कि तो सारा वक्त खुश ही रहता है, ये तो किसी बात पे दुखी नहीं होता। तो वज़ीर से उसने पूछा कि क्या राज होगा उसकी खुशी का। तो उसने कहा कि अच्छा मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को देता हूँ, आप वो करें और फिर क्या होगा कि आपको इससे लर्निंग का मौका मिलेगा। और उन्होंने बादशाह को कहा कि आप ये प्रैक्टिस करें कि 99 कॉइन्स जो हैं गोल्ड के वो एक पाउच में डाल के तो इस मुलाजिम के दरवाज़े पे रख दें और साथ में एक नोट लिखाएं जिसमें ये लिखा हो कि मैं आपको ये 100 कॉइन्स जो हैं गोल्ड के ये आपको मैं गिफ्ट के तौर पे देना चाह रहा हूँ। सो वो बादशाह ने ऐसे ही किया। अब जब वो पाउच उस नौकर को मिला और उसने और उसके घर वालों ने देखा कि उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ है कि ये 100 सोने के कॉइन्स जो हैं ये हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने उनको काउंट किया तो वो 99 थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरे घर में ढूंढना शुरू कर दिया, एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर दिया और उस एक मिसिंग कॉइन की जो है वो उनको जो है उनके लिए मुसीबत बन गया। तो वज़ीर ने बादशाह को कहा कि यही वो लर्निंग थी, यही वो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि जब कोई इंसान जो है जैसा है उसके ऊपर शुक्र अदा करना शुरू करे तो फिर उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। लेकिन वो अगर मिसिंग एलिमेंट के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं जो कोई एक आध होता है, ज़्यादा नहीं होता, और जब आप उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं तो फिर आप उन 99 नेमतों को भूल जाते हैं और वो किसी एक मुश्किल के ऊपर आपका फोकस जो है वो आ जाता है और आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ जो है वो डिसअपीयर हो जाती हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल आपने शेयर की कि हम अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे बैड इवेंट को याद करते रहते हैं और उसके पीछे छुपी 99 हैप्पीनेस को, खुशियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पे पर्दा डाल देते हैं, तो हम उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। तो ग्रेटिट्यूड करना, शुक्र अदा करना जो कुछ है लाइफ में और उसे एंजॉय भी करना, ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को ग्रो करता है। उसके बाद कंटिन्यूस एजुकेशन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लाइफ एक 12 मेंटल लाइन है। अपने ऊपर मैक्सिमम इन्वेस्ट करें, अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें। खुश कैसे रहा जा सकता है, जो लोग इर्द गिर्द खुश रहते हैं उनसे खुश रहने के तरीके पूछें। ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं उनको कंट्रोल करना, काबू करना और उनके साथ खुश रहना। अब आप एक ये सवाल सोच रहे होंगे या मेरे साथ मुझसे ये सवाल पूछेंगे, ज़िंदगी में बहुत सारे दुख तकलीफ भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि जब रेनबो बनती है तो उसमें धूप और पानी बारिश का एक कम्बिनेशन होता है। तो ज़िंदगी का हुस्न भी इसमें ही है कि जिसमें हम अपने सुख को और दुखों को एक साथ में पैरा में लेके चलते हैं और फिर जब हम उनमें खुश होते हैं तो ज़िंदगी की धनक उसमें बनती है। बिल्कुल, और जहाँ दुख हो वहीं पर खुशी का एहसास भी कायम रहता है। अगर हम मुसलसल एक ही स्टेट में ज़िंदगी गुजारें तो सोचें खुशी मौजूद होते हुए खुशी का एहसास नहीं होगा ना, क्योंकि उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें हम खुशी को देख रहे हैं। दुख भी कभी कभार लाइफ में ऐसे होते हैं जैसे रोड पे चलते हुए स्पीड ब्रेकर्स या ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं जो लम्हे के लिए आपको कहते हैं कि रुकें, अपना ख्याल रखें और फिर उसके बाद ज़िंदगी की गाड़ी को आगे जाएं। तो कंटिन्यूस एजुकेशन। अब उसके बाद एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, मनफी लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। वो लोग जिन्हें आप अक्सर ज़िंदगी में कहते हैं कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है और वह जहर नज़र भी नहीं आ रहा होता लेकिन हकीकत में घोला भी होता है। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होता है हमारा। अब नेगेटिव लोगों के हवाले से एक यहाँ पे मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि जो लोग मनफी बातें करने वाले होंगे या आप में पॉइंट आउट करने वाले होंगे वो हमेशा कर देंगे। एक दोस्त होते हैं वो शिकार के बड़े शौकीन होते हैं और वो मुर्गाबी का शिकार करते हैं। मुर्गाबी क्योंकि तालाब में और ऐसी चीज़ों के करीब करीब रहती है, पानी के करीब रहती है, तो अब उसके लिए वो एक बड़ा अच्छा बंदोबस्त करते हैं। बंदोबस्त ये होता है कि वो एक ऐसा डॉग ट्रेन करते हैं जो पानी के ऊपर भाग सकता है, चल सकता है और उसके बाद मुर्गाबी को जो शिकार की होती है उसे ले जाता है।
तो जब फुल ट्रेनिंग हो जाती है डॉग की तो उससे बड़ा खुश होते हैं और एक दिन अपने काफ़ी दोस्तों को 3-4 जो करीबी दोस्त होते हैं उनको इनवाइट करते हैं और वो चाहते हैं कि अब मैं एक एफर्ट है मैं उनको दिखाऊं और उसके बाद हम सारे मिलकर इस चीज़ को एंजॉय करें। सही। तो अब वो सारे लोग शिकार पे चले जाते हैं, शिकार पे जाते हैं, वो शिकार करते हैं और वो मुर्गाबी थोड़ा आगे जाती है और पानी में गिर जाती है। अब डॉग भागता हुआ वहाँ पे जाता है और मुर्गाबी को उठा के वापस ले आता है। अब वो दोस्त बड़ा खुश होता है कि सक्सेसफुली ऐसा हो गया और अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या आपने कोई अनयूजुअल चीज़ देखी इसमें, और वो तवक्को कर रहा होता है कि सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करेंगे डॉग बड़ा ट्रेन है। तो उनमें से एक दोस्त सबसे पहले बोलते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ हमने अनयूजुअल चीज़ देखी कि आपके डॉग को पानी में तैरना नहीं आता। तो ऐसे लोग आपको लाइफ में जगह जगह मिलेंगे जो आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे बल्कि बीच में जो कोई कमी जिसका कि कोई ताल्लुक भी नहीं है उस कमी को ज़रूर हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल, और आपकी खामियों को कोताहियों को बार बार हाईलाइट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि ये खामियां कमी कोताहियां आप में, और आपकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहें जो खुश रहते हों, जिनका ज़िंदगी के बारे में रवैया, ज़िंदगी के बारे में रुझान मुस्बत हो, जो ज़िंदगी के मसाइल को एज अ मसाइल देखते हैं और फिर हल करने की सलाहियत भी रखते हों और ज़िंदगी के मसाइल हल करके खुश रहना जानते हों। आप उनसे खुश रहना सीख सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अब दिन का एक और सबसे ज़रूरी काम, जब भी आप दिन का आगाज़ किया करें तो एक किसी भी एक मुस्बत रवैये से किया करें। चाहे आप सुबह उठें, जागे, सारे घर वालों से मिलें जिनसे आप प्यार करते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप उनसे हक करें, कोई और ऐसा जोक सुनाएं या सुने, अपने मूड को बेहतर करें। सुबह उठ के रिसर्चेस बताती हैं कि हम अपने मूड को जिस तरह से मोल्ड करते हैं और दिन का ज़्यादा अरसा फिर हमारा मूड उसी के इन्फ्लुएंस में रहता है। आप एक स्टार्ट अच्छा देते हैं तो फिर आपका सारा दिन उसके इन्फ्लुएंस में ज़रूर रहता है। सो सुबह के लिए कुछ ऐसे रिचुअल ज़रूर बनाएं जो आपके पूरे दिन को आप बेहतर बनाने में आपका साथ दें। बिल्कुल, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और हमारे मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव करते हैं और नेगेटिव होने से बचाते हैं। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते रहना, अपनी तारीफ़ करते रहना। जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, थैंक यू, मिस ने भी तारीफ़ की, तो अपनी तारीफ़ करते रहना। ये सारी चीज़ें हमारे एटीट्यूड को टुवर्ड्स सेल्फ, हमारे सेल्फ लव को बढ़ाती हैं। लाइफ से मुताल्लिक हो, दुनिया से मुताल्लिक हो, जिसमें हम रह रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास लाइफ, उसको हम इंजॉय कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव नुक्ता नज़र से देखना, अपने पैराडाइम को पॉजिटिव किए रखना। इट इज़ पॉजिटिव। और मैं ये भी हकीकत आपको बता दूं कि जाफ़र साहब की मैंने जो तारीफ़ की है उस तारीफ़ के पीछे मकसद भी ये है कि जाफ़र साहब चूँकि हाई सेल्फ एस्टीम के साथ हैं, ये अपने आप को बहुत पसंद करते हैं, लिहाजा ये देखने वालों को भी अच्छे लगेंगे। सो ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जितनी सेल्फ एक्सेप्टेंस आप अपने आप को देते हैं, जितना आप ख़ुद से प्यार करते हैं, जितना शीशे में आप अपने आप को ख़ूबसूरत देख रहे होते हैं, दुनिया कहीं ना कहीं उस आपके एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस ज़रूर होती है। ठीक है। सो जाफ़र साहब, हम वापस आते हैं अपने व्यूवर्स के क्वेश्चंस की तरफ। टाइम चूँकि हमारे पास कम है। सो एक सवाल जो है वो हमसे पूछा है उमर सफदर साहब ने। उन्होंने ये पूछा है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एंड बैड थिंकिंग, यानी ऐसी जो ख़राब सोचें डेवलप हो रही होती हैं जो समटाइम ऑटोमेटिक होती हैं, फिर उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे ला सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़े कम लोग डेयर करते हैं सवाल करने की। जब एक ही सवाल बहुत ज़्यादा माइंड में पनप रहे होते हैं तो कोई एक बंदा जुर्रत करता है, तो इन्होंने जुर्रत की, मैं इन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि हम रियलाइजेशन नहीं देते ना अपनी बैड थिंकिंग को या अपनी नेगेटिव थिंकिंग को। हम कहते हैं कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो तो फिर ठीक ही सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जितना भी प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि एटीट्यूड को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अब थॉट्स की तरफ आते हैं। थॉट्स की थोड़ा सा जिस तरह से थॉट डेवलप होते हैं उनकी तरफ अगर हम आएँ तो जो हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं, हमारे स्कीमास डेवलप होते हैं, ये शुरू से ही नेगेटिव चल रहे होते हैं और कभी कभार हम इन्हें रिइंफोर्स भी कर रहे होते हैं। अब इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि अगर ये नेगेटिव होते हैं या हमने खुद से किए होते हैं तो समटाइम दूसरे लोग इंड्यूस भी कर रहे होते हैं। रिसर्चेस बताती हैं कि जैसे कॉमन सा सेंटेंस है, रिसर्चेस बताती हैं कि एक बच्चा 7 साल की एज तक पहुंचने तक कोई 14,000 के करीब इतनी मरतबा सुन चुका होता है कि आप ये काम नहीं कर सकते या आप लाइफ में फेलियर हो, आप निकम्मे हो।
तो दूसरे लोग भी थॉट्स को इंड्यूस कर रहे होते हैं। तो नेगेटिव थॉट की एक ये रीज़न होती है। एक ये रीज़न होती है कि हम अपने एक्सपीरियंस से उन्हें चेंज करना सीखते नहीं या हमें चेंज करना आता नहीं। अब नेगेटिव ऑटो सजेशंस होती हैं। ऑटो सजेशंस वो होती हैं कि अच्छा हमारे थॉट्स कभी भी वो नहीं होते या कभी भी हमारे थॉट्स ऐसे नहीं होते कि जिनको हम ना चाहें और वो ग्रो होना शुरू हो जाए। ऐसे है हमारे थॉट्स वही होते हैं जिनको हम प्रॉपर तरीके से अपने माइंड में बोते हैं और उसके बाद फिर हम उनको कल्टीवेट करते हैं। बिल्कुल, फूड सप्लाई हम खुद ही कर रहे होते हैं उनको कि वो फिर पनपते रहते हैं। और समटाइम ये कन्फ्यूजन ऐसे क्रिएट हो जाती है कि हम समझते हैं कि मैं तो बहुत मुस्बत सोचता हूँ, बड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ, लेकिन नेगेटिव थॉट कैसे आते हैं मेरे माइंड में। तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे जैसे आपने किसी एक जगह पे जाना है और एक बार अपने आप को ये मैसेज दे देते हैं कि मैंने उस जगह पे जाना है और मैंने इतने बजे पहुँच जाना है और आप अच्छा फील करते हैं। लेकिन बैक एंड द माइंड आप 10 बार अपने आप को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि मैं लेट ना हो जाऊँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। तो अब आप खुद ही फैसला करें कि वो जो एक बार आपने कहा वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, या आपने 9 बार एक बात को अपने साथ का वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देना, अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशंस देना, एक तरीका ये है आप नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव इमोशन से, इन चीज़ों से बचने के लिए। अब अगर हम साइंटिफिकली या प्रॉपर थेरेप्यूटिक वे में देखें तो इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स भी हैं। जैसे एक वरी टाइम टेक्निक है, उसमें ये कि अगर आपको लगता है कि ये थॉट्स हैं भी वैलिड, उनके बारे में सोचना भी है, लेकिन दिन में ज़्यादा अरसा मैं परेशान रहता हूँ, तो आप कोई एक ख़ास टाइम फिक्स कर दें कि ये एक मेरा मसला है, अब मैंने इसे आइडेंटिफाई कर लिया है, अब मैं शाम को या दोपहर में या इस टाइम 30 मिनट देता हूँ इसे, और इस 30 मिनट में मैंने डिस्कस करना है। और बाकी की दिन में आप अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखें, आप अपनी एक्टिविटीज़ करते रहें, और जब वो 30 मिनट स्टार्ट हों, आपको पता हो कोई और डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो आप फिर मसले को हल करने की गरज से वहाँ पे बैठें। और ये आप हर रोज़ काम नहीं करते जाएं। जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं तो वो एक वरी टाइम सेट कर लें, तो आप उस टाइम इनको डिस्कस करें, बजाय इसके कि सारा दिन परेशान रहने के हवाले से या सारा दिन नेगेटिव सोचने के बारे में। जब नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो उनके बारे में डिस्कस करें, दूसरे लोगों से शेयर करें, नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा रीइंफोर्स ना करें। जैसे अगर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, मूड लो है, तो उनके बारे में और ज़्यादा मजीद ना सोचें, अकेले ना बैठें एक जगह पे बैठ कर थॉट्स को इंजॉय ना करें। समटाइम नेगेटिव थॉट्स हमें इंजॉय भी करवा रही होती हैं, बिल्कुल ऐसे मज़ा मिल रहा होता है बिल्कुल। हमें अपने आप पे तरस खा के, अपनी लाइफ पे तरस खा के, अपने दुखों को और दूसरे लोगों को बता के कि मैं ऐसे भी दुखी हैं, और हमें एक अजीब किस्म का सुकून महसूस सिंपैथी गेन कर रहे होते हैं लोगों से बता के कि हम बहुत बेचारे किस्म के लोग हैं। बिल्कुल। तो जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अपने आप को उनसे छुटकारा, अपने आप को कोई पॉजिटिव मैसेज दें फ़ौरन से कि इस स्टेट में हमने नहीं रहना, लाइफ बहुत हैप्पी है, पॉजिटिव है, तो अपनी ओरिएंटेशन पॉजिटिव रखें, उनकी तरफ जाएं बजाय इसके कि नेगेटिव रहने की। तो आपने अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है, वरी टाइम सेट करना है अपने लिए, अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में दूसरे लोगों को कहना है, सेल्फ कोपिंग स्टेटमेंट कहनी है, मुस्बत पॉजिटिव चीज़ें अपने आप को बतानी है। और हमेशा याद रखें, जितनी भी परेशानियां आती हैं वो कोई परमानेंट नहीं होती। जब परेशानियां परमानेंट नहीं होती तो हम उनके लिए परमानेंट परेशान क्यों हो। जो भी परेशानी आती है एक लम्हे के लिए सोचें कि आज है, 2 दिन बाद इसकी शिद्दत कितनी रहेगी, 4 दिन बाद इसकी शिद्दत कितनी रहेगी, 1 हफ्ते बाद तो शायद वो हमें याद भी ना रहे। तो जो एक चीज़ टेम्परेरी है, बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए, हाँ उसका ग्रीफ होता है, लेकिन कभी भी उसकी वैल्यू पे ऑफ वैल्यू से ज़्यादा ना करें। जितनी बात परेशान होने वाली है सिर्फ उतना एक लम्हा उसके बारे में सोचें, और उसके बाद अपने आप को उससे आज़ाद कर लें और फिर आगे चलते जाएं। नेगेटिव थॉट्स के बारे में ज़्यादा परेशानी उस वक्त भी होती है जब हम मौजूदा सूरत हाल में नहीं रह रहे होते, माइंडफुल नहीं होते, जब हम पीछे की सोचों के मुतालिक ज़्यादा सोचते रहते हैं, माजी में किस तरह से हो गया वो सोचिए, हमें छुटकारा नहीं दिला रही, या फिर हमें एप्रीहेंशंस होते हैं अपने फ्यूचर को लेके कि फिर हम कल को हम क्या करेंगे। सो ऐसी थॉट्स को आप अपने करीब मत आने दें जो आपके माजी से रिलेटेड हो या फिर आपके मुस्तकबिल से रिलेटेड हो। हाल में मौजूद रहें और प्रेजेंट को डील करते हुए चलें। ये अपनी ज़िंदगी में खामखा के बोझ हमें नहीं उठाए रखने चाहिए, इनसे हमेशा लेट गो करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जिसमें कि साथ साहब ने हमसे लास्ट क्वेश्चन भी, यानी लास्ट प्रोग्राम में भी क्वेश्चन पूछा था, जिसमें वो अपनी एक डिसीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि वो फील करते हैं कि कोई उनका लव्ड वंस उनसे जेलस होता है, जिसकी वजह से इनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। मगर आज वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में मदद चाहते हैं कि वो अपनी
बहन की मदद करना चाहते हैं जो कि जेलसी की हैबिट के साथ हैं। सो थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि कैसे वो अपनी बहन की मदद कर सकते हैं। अब लाइफ में जिन दो इमोशंस के साथ हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, दो वो मेजर ऑपरेशन है, फियर एंड लव। जब हम लव के साथ चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हम पावर ओवर कर रहे होते हैं, हम दूसरे लोगों को एम्पावर कर रहे होते हैं। और जब हम फियर के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हम कंट्रोलिंग की एक पावर के साथ चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम कंट्रोल करके चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो जेलसी फियर के एलिमेंट में आता है। जब भी कोई पर्सन जेलियस फील करता है और जेलसी की स्टेट में से गुजर रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि वो फियर से अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि बड़ी हैरानी की बात है कि वो फियर कैसे होंगे। वो फियर ये भी हो सकते हैं कि मेरा रिलेशन कैसा है, वो फियर ये भी हो सकते हैं कि मेरा रिलेशन ख़त्म ना हो जाए, वो फियर ये भी हो सकते, फियर ऑफ लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, दूसरा पर्सन कैसे आपसे डील करता है। तो बहुत सारे फियर्स हम अपने माइंड में पैदा कर लेते हैं। ये फियर्स अब आगे जाके हेट, रिजेंटमेंट, जेलसी, ग्रज, इन सारी चीज़ों को जनरेट करते हैं। तो जिस भी पर्सन के साथ हैं, अगर आपको लगता है कि वो जेलसी का एलिमेंट आप अगर फील करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनसे बातचीत कर सकते हैं कि मेरे इस तरह की फीलिंग्स हैं और मैं अज्यूम करता हूँ इस तरह की फीलिंग्स हैं। कभी भी लेबल नहीं करें, आप अजम्पशन के साथ उनके साथ परफेक्ट गेस के साथ उनके साथ बातचीत करें। उसके बाद उनको ईज आउट करें, उसके बाद क्वालिटी टाइम स्पेंड करें उनके साथ, और फिर उसके बाद ये जो एक कन्फ्यूजन और फियर क्रिएट हुआ आप उस फियर पे बात करें। और आप हमेशा ये बात करें कि हमें हमारा रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है। ट्रस्ट के बारे में बातचीत करें। लाइफ में बहुत दफ़ा बातचीत करने की ज़रूरत होती है लेकिन हम अपने रिलेशंस में बात ही नहीं कर रहे होते। कभी हम रिस्पेक्ट पे बात नहीं कर रहे होते, कभी ट्रस्ट पे बात नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। तो इन सारी चीज़ों के साथ जब हम चलते हैं तो रिलेशन बड़े खुले और वाज़े होते हैं। और जब चीज़ें वाज़े होती हैं तो बहुत सारे अंदर के डर ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल, जब डर ख़त्म होते हैं तो फिर ये हमारी जेलसी, रिजेंटमेंट, ये सब ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं। बहुत ही शानदार आपने स्किल्स हमें बताए जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही मैं नाज़रीन आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारे प्रोग्राम को देखा। और एक दफ़ा फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपने सवालात ज़रूर भेजें कमेंट्स की सूरत, ताकि हम अपने प्रोग्राम को उसी वे में मॉडिफाई करें और ताकि आपको इससे एक ट्रू हेल्प जो है वो हम पहुँचा सकें। इस पैगाम के साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।